तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस मेरी डॉक्टरों की दुनिया में। मैं हूं डॉक्टर साहब गुप्ता और आज अपन बात करने वाले हैं बायोलॉजी का रोड मैप की। बोले तो बायोलॉजी में 360 में से 360 कैसे स्कोर करें, उस पर मैं आज बात करने वाला हूं। क्योंकि जैसे ही मैंने फिजिक्स की वीडियो बनाई थी जो उसमें 180 में से अपने 180 कैसे लाए, वो मैंने रोड मैप बताया था। उसके बाद लगातार मैसेज आने लगे कि आप सागर भैया केमिस्ट्री के लिए और बायोलॉजी के लिए भी एक ऐसा बताइए कि उसमें हम पूरे में से पूरे मार्क्स कैसे स्कोर करें। तो आपकी डिमांड के आधार पे आज मैं लाया हूँ कि बायोलॉजी में कैसे 360 में 360 स्कोर करें। और जिनने भी बोला कि केमिस्ट्री में कैसे करें, तो केमिस्ट्री में आपका मेजरली अभी पोर्शन चल रहा होगा फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी और फिजिक्स की स्ट्रेटजी दोनों की एक ही स्ट्रेटजी है। जो आप फिजिक्स के लिए जो मैंने आपको बताया, वैसे ही आपको फिजिकल केमिस्ट्री में भी करना है। और जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी तो उसके लिए मैं अलग से बता दूंगा, और ऑर्गेनिक आएगी तब मैं उसके लिए अलग से बता दूंगा। लेकिन अभी जो फिजिक्स है और फिजिकल केमिस्ट्री है, दोनों के लिए सेम स्ट्रेटजी अपनानी है जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखी है। ठीक है। अब देन आज अपन बात करने वाले हैं बायोलॉजी में 360 में से 360 कैसे स्कोर करें। तो उसके लिए सबसे पहली बात, दो ही बात है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि शॉर्टकट कभी भी नहीं अपनानी है। वही बात कि शॉर्टकट कभी भी नहीं अपनानी, अपन को पूरे प्रोसेस से जाना है। मतलब कि अब शॉर्टकट में इसमें भी मैं यही बोलूंगा कि आपने यदि कभी पहले बायोलॉजी का चैप्टर नहीं पढ़ रखा है, उसके लिए आपको कभी भी वन शॉट नहीं देखना है। आपको पूरी के पूरे लेक्चर के थ्रू आगे बढ़ना है। आपको ऐसा नहीं कि एक कोई चैप्टर है जिसका आप डायरेक्ट वन शॉट देख रहे हो, आपको समझ में नहीं आएगा, आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। इसलिए आपको कभी भी शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना है, वन शॉट के पीछे नहीं भागना है। आपको पूरी प्रोसेस से जाना है। अभी बहुत सारा टाइम है, अभी अगस्त ही चल रहा है, अभी बहुत सारा टाइम है। तो आप अभी आराम से लेक्चर देख के आराम से आगे धीरे धीरे बढ़ सकते हो। अपन को हमेशा कछुओं की चाल चलनी चाहिए, आपको कभी भी खरगोश की चाल नहीं चलनी चाहिए। क्योंकि खरगोश क्या करता है, पहले तो शुरू शुरू में तेज भागता है, देन फिर रेस्ट कर लेता है, और फाइनली आपको पता है ये कौन जीतता है आखिरी में, जो धीरे धीरे चलता है वही जीतता है। इसलिए आपको प्रोसेस से जाना है पूरा। तो सागर भैया आपने बोल दिया है प्रोसेस से जाना है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है, ठीक है। लेकिन प्रोसेस में करें क्या, हमको समझ में नहीं आता। बायोलॉजी के लिए कौन सी बुक लगाएं, क्या क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कितनी बार एनसीईआरटी पढ़ें। तो आज सभी जब सवालों के जवाब आज मैं लाया हूँ इसी वीडियो में। तो अपन बात करते हैं कि अपन को सबसे पहले क्या करना है, प्रोसेस में जाना है। तो सबसे पहले आपको नोट्स पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको नोट्स पढ़ने, बहुत सारे बच्चे नोट्स ही नहीं बनाते, बहुत सारे बच्चे ओवर स्मार्ट बनते हैं, बोल रहे तो बायो क्या है, एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे डायरेक्ट, नोट्स बनाने क्या होगा। तो देखो भाई साहब, नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको। क्यों बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ही मतलब इतनी सारी लाइन लिखनी, लास्ट टाइम पे आप रिवीजन कैसे करोगे। लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन तो आपके नोट्स से ही करने पड़ेंगे। इसलिए एनसीईआरटी से डायरेक्ट पढ़ना सही नहीं है, आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप नोट्स बनाओ और बढ़िया से बनाओ। नोट बनाने में कोई भी कंजूसी मत करो। इसके बजाय अपन ये कर सकते हैं, ये जो कॉपी की जो ऊपर से ही है, ऊपर से ही आप स्टार्ट कर सकते हो। मैं भी जब अपने टाइम पे पढ़ता था तो मैं इधर से ही लिखना स्टार्ट कर देता था। बहुत सारे बच्चे इधर से स्टार्ट करते हैं लिखना, लेकिन अपन को यदि कॉपी को ज्यादा दूर दूर लिखने में आपको दिक्कत आ रही है कि मतलब हम दूर दूर लिखेंगे तो कॉपी के बहुत सारे पेज खत्म हो जाएंगे, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो आप ये अपना सकते हो कि आप ऊपर से स्टार्ट कर दो लिखना। मैं इधर से स्टार्ट करता है लिखना, जब भी मैं कॉपी में नोट्स अपने कभी नोट्स दिखाऊंगा तो उधर से ही मैंने स्टार्ट किया है हमेशा। तो मैं ऊपर से स्टार्ट कर देता था, तो आप भी ऊपर से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन लिखना आपको दूर दूर ही है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको दूर दूर लिखना है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। ये रीजन है कि आप इस बार तो नोट्स बना लोगे, देन जब आप रिवीजन करोगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो आपको रिवीजन में दिक्कत ना आए उसके लिए आपको क्या करना है, नोट्स बहुत ही दूर दूर बनाने हैं, जिससे आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना आए। इसलिए नोट्स आपको दूर दूर बनाने हैं। आपको देन आपको करना है रिवीजन। देन आपको क्या करना है, रिवीजन। मैंने नोट्स बना लिए अच्छे से, देन फिर सेकंड स्टेप में आपको करना है रिवीजन। उसमें से अपन को क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है। पहले क्या किया अपन ने, रिवीजन कर लिया नोट्स से, नोट्स का रिवीजन किया, देन फिर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़नी है और एनसीईआरटी में जो भी एडिशनल पॉइंट्स लग रहे हैं आपको कि जो हाई नोट्स में नहीं लिखे हैं, वो एडिशनल पॉइंट्स को नोट्स में लिखना है। क्या किया, नोट्स बनाए अच्छे से, देन उनका रिवीजन किया। रिवीजन करने के बाद आपने एनसीईआरटी पढ़ी। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको बहुत सारे जो एडिशनल पॉइंट्स मिले, उनको आपको क्या करना है, अपने नोट्स में लिखना है एडिशनल पॉइंट को। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, एनसीईआरटी में ही हाईलाइट करके छोड़ देते हैं, लेकिन आपको लास्ट टाइम पे एनसीईआरटी से रिवीजन करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आपको नोट्स बनाने हैं और नोट्स में ही एडिशनल पॉइंट्स भी लिखने हैं। क्या मैं जब अपने टाइम पे प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं क्या करता था, जैसे ही कोई भी चैप्टर एंड होता था तो उसके एंड होने के कम से कम 3 4 5 मैक्सिमम 5 पेज में, ऐसे पूरे पेज ही पूरे, है ना, सिंगल पेज की बात कर रहा हूँ मैं, गिन के बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे ये कॉपी है, ये कॉपी है तो उसका 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, ऐसे ऐसे पेज में कम से कम 4 से लेके 5 पेज में छोड़ देता था
क्यों छोड़ता था मैं? जैसे कोई भी चैप्टर एंड होता था तब छोड़ता था। क्यों छोड़ता था? क्योंकि अपन को बहुत सारे एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं एनसीईआरटी के, तो फिर अपन उन्हीं नोट्स के अंदर लिखते हैं ना, तो बहुत ही गुचुर पुचुर टाइप का हो जाता है। इसलिए आपका गुचुर पुचुर टाइप का जो है वो बेकार, काफी खिचड़ी ना बने, उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कोई भी चैप्टर एंड होता है तो आपको 4 से लेके 5 पे छोड़ देने हैं, ठीक है। देन फिर जो भी आपको एडिशनल पॉइंट्स मिल रहे हैं एनसीईआरटी के, तो उधर लिख देने हैं, ठीक है। एंड जिनके पहले से नोट्स बने, एक बहुत सारा सवाल आता है मेरे पास, बहुत लोगों के मतलब क्वेश्चन यही होता है कि जिनके पहले से नोट्स बने हैं वो ओनली एनसीईआरटी एडिशनल पॉइंट लिखे क्या? तो नोट्स आपके पहले से बने उस पार्ट पे निर्भर नहीं, यदि आपके अच्छे से नोट्स बने हैं, सुनो मेरी बात, जिनका सेकंड ड्रॉप है, या जो बच्चे भी पहले लक्ष्य से तैयारी कर चुके हैं, अब उनने लक्ष्य के बाद उनके अभी नीट में अच्छे मार्क्स नहीं आए, देन उन्होंने ड्रॉप लिया है, मतलब जिनके पहले से नोट्स बने रखे हैं, यदि उनके अच्छे से नोट्स बने तो उनको क्या नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है बायो में, उनको ओनली एडिशनल पॉइंट लिख लेना है एनसीईआरटी के। जो भी एनसीईआरटी आप जितनी बार पढ़ोगे तो हमेशा एनसीईआरटी में एडिशनल पॉइंट्स मिलते जाते हैं अपन को, नए पॉइंट्स मिलते जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का नाम ही है, उसमें छुपे हुए पॉइंट्स, हिडन पॉइंट्स है उसके अंदर, जितनी बार जो एनसीईआरटी पढ़ेगा उसे उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। तो बस यही है। तो आपको क्या करना है, जिनके नोट्स अच्छे से बने हैं, पहले से अच्छे से बने, मैं इस बात पर गौर कर रहा हूँ, नोट्स बने होने से कुछ नहीं है, यदि आपके अच्छे से नोट्स बने तभी आपको नोट्स नहीं बनाने, और आपको उसी में एडिशनल पॉइंट्स करते जाना है, ठीक है। एंड देन फिर बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ना है, ये मेजॉरिटी लोग पूछते हैं एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ना है, तो मैं बोलूंगा जितनी बार पढ़ो उतनी बार कम एनसीईआरटी। लेकिन फिर भी कोई बोलेगा कितनी बार पढ़ना है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि आपने एक बार एनसीईआरटी पढ़ी तो आपको फिर से एडिशनल पॉइंट्स मिलेगा, मतलब नए पॉइंट्स मिलेंगे। एंड देन फिर आपने सेकंड बार एनसीईआरटी पढ़ी जब भी, तब भी आपको एडिशनल पॉइंट पड़ेंगे, जब आप तीसरी बार पढ़ोगे तब भी आपको एडिशनल पॉइंट मिलेंगे, 4 बार पढ़ोगे तब भी एडिशनल पॉइंट मिलेंगे। आप जितनी बार भी, मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़ोगे, तो मैंने ट्राई किया है, आप जितनी बार भी एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको हमेशा ना कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा जो आपको लगेगा मेरे नोट्स में नहीं है, हमेशा लगेगा। तो एनसीईआरटी ऐसी ही है बिल्कुल, मैं क्या कह रहा, एनसीईआरटी अलग ही लेवल की है, उसमें आप जितनी बार पढ़ोगे आपको उतना ही कम लगेगा। तो आपको मिनिमम 5 से लेकर 6 टाइम्स तो पढ़ना ही है एनसीईआरटी का, हर एक चैप्टर, हर एक पेज। इसलिए आप ट्राई करो क्योंकि जितनी बार हो जाए आप पे एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी आप जब भी पढ़ोगे तो आपको हमेशा नए नए पॉइंट्स मिलते हैं उसमें। आपको लगता है कि ये नहीं, मतलब पहले मैंने अच्छे से पढ़ ली थी फिर भी अब मैं दोबारा पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, तो आप पढ़ो, आपको हमेशा नए के नए पॉइंट्स मिलेंगे उसमें, ठीक है। बहुत छुपे हुए पॉइंट्स है उसमें, ठीक है। देखो आप अपने नोट्स भी हो गए, आपने उनको रिवीजन भी कर लिया, देन अब आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपको पूरी की पूरी स्टेप बाय स्टेप चलना है, पहले आपको नोट्स पढ़ने हैं, देन रिवीजन करना है, देन फिर एनसीईआरटी बननी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नोट्स पढ़े और डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग गए, तो फिर आप बोलते हैं कि क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो बनेंगे कैसे भाई साहब? आपने उनको रिवीजन किया, आपने एनसीईआरटी पढ़ी, तब तो बनेगा क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, पूरी सीक्वेंस से चलना है, पूरी स्टेप चलना है, पूरी प्रोसेस से चलना है। नोट्स पढ़े, देन उसके रिवीजन, देन एनसीईआरटी पढ़नी है, देन फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एमटीजी करें, कि फलाना बुक करें, कि दिखाना बुक करें, इतनी सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, हम हिंदी मीडियम में ही बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक बुक चुन लेनी है, कोई भी एक बुक चुन लेनी है, उसी बुक को आपको फॉलो करना है। जैसे कि आपने एमटीजी फिंगर टिप्स चुन ली, मुझे एमटीजी फिंगर टिप्स ही लगानी है पूरी साल भर, तो आप वही करो, एमटीजी फिंगर टिप्स चुनो आप, और उसमें भी कैसे रिलेवेंट क्वेश्चन करें ओनली। एमटीजी फिंगर टिप्स मैंने भी लगाई है बायो के लिए, तो उसमें मैंने देखे बहुत सारे क्वेश्चन इररिलेवेंट है जो आ ही नहीं सकते नीट में। तो आपको ये बात पे जरूर गौर करना है कि जो आपके सिलेबस में है, जो आपके लिए नीट के लिए पैटर्न में, जो नीट के पैटर्न में जो रिलेवेंट है, अपन को वही क्वेश्चन करने हैं, इररिलेवेंट क्वेश्चन करने का कोई भी फायदा नहीं है। तो बुक आपने एमटीजी जरूर लगानी है, लेकिन उसमें हमेशा कौन से क्वेश्चन करने हैं जो रिलेवेंट है जो आपके सिलेबस में, ठीक है। आपको समझ में आ ही जाएगा, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हमें सर ने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, कि एनसीईआरटी में है कि नहीं, उस हिसाब से आपको पढ़ना। सभी क्वेश्चन नहीं पढ़ने इसके, एमटीजी में कोई क्वेश्चन ऐसे भी है जो इररिलेवेंट है, तो वो आपको नहीं पढ़ने, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं जाना है। एंड देन फिर पीवाई की बुक लगानी है आपको। पीवाई की बुक में एमटीजी की भी आती है और एक अरिहंत की भी अवेलेबल है, लेकिन मैं हमेशा एमटीजी को मोर प्रेफर करता हूँ, क्योंकि एमटीजी ऐसी बुक है जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए। एंड देन फिर कोई पूछेगा डीबीबी का आपने तो बताया नहीं कुछ, तो रिवीजन किया आपने, जैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही आप इधर डीबीबी लगा सकते हो। पहले आपने क्या किया, नोट्स पढ़े अच्छे से, देन उनका रिवीजन किया, एनसीईआरटी पढ़ ली, देन फिर आप डीबीबी लगा लो, पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस में डीबीबी लगा लो, देन फिर आप कोई बुक लगा लो, एंड देन फिर आप पीवाईक्यू लगा लो फाइनली। तो आपको लास्ट में पीवाईक्यू लगाने से ये फायदा हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि किस में से कितना आ रहा है, डीबीबी में से कितने पीवाईक्यू क्वेश्चन फंस रहे हैं, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट,
एंड बुक्स जो आप एमटीजी लगा रहे हैं उसमें कितने क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो आपको लास्ट में पीआईक्यू लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले नोट्स पढ़ने हैं, देन रिवीजन करना है और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या करना है, पहले डीपीपी लगाओ, देन बुक लगाओ कोई भी, एंड देन फिर पीवाईक्यू की बुक लगाओ। ये सब आपको करना है। और फिर यही बोलूंगा, आपको रिलेवेंट पढ़ना है। नीट रीनीट का कितना ही पेपर टफ आया हो, लेकिन इसमें एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी गया हो। तो आपको बस ये इस बात पे ध्यान रखना है कि आपको इरिलेवेंट नहीं पढ़ना है, जो आउट ऑफ एनसीईआरटी उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। जो अपने सिलेबस में, जो एनसीईआरटी में, जो नीट के सिलेबस, वही आपको पढ़ना है। देन फिर मैं एक और बात बोलना चाहूंगा कि अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपने बता तो दिया 360 में 300 ऐसे आ जाएंगे, लेकिन बायोलॉजी में क्या होती है, हमारी सिली मिस्टेक हो जाती है। उसके लिए क्या करें, जब भी हम डीबीबी लगाते हैं, टेस्ट देते हैं, तो उसमें हमारी बहुत सारी सिली मिस्टेक हो जाती है। उनके लिए कुछ हो तो सागर भैया बताओ। तो उनके लिए भी मैं पूरी की पूरी एक वीडियो लाना चाहता हूँ जिसमें मैं बता पाऊँ कि सिली मिस्टेक कैसे हो जाए, बायो में अपन अवॉइड करें कि कैसे ना हो अपनी सिली मिस्टेक। तो उसके लिए पूरी वीडियो लाना चाहता हूँ। आप लोग बोलोगे, आपके कमेंट में मुझे मेजोरिटी, मतलब जो भी जो कमेंट करते हो आप, उनमें मुझे 70 से 80% लगे कि इस पे भी वीडियो लानी है, तो मैं इस पे जरूर वीडियो लाऊंगा कि बायो में अपन सिली क्वेश्चन हो रहे हैं उनको कैसे अवॉइड करें, जो सिली क्वेश्चन हो जा रहे हैं उनको कैसे अपन काबू में करें, अपने सिली क्वेश्चन से कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। उसके लिए आप बोलोगे तो मैं उसके लिए एक वीडियो लाऊंगा। और इस सब मैंने बता दिया कि 360 में 360 कैसे स्कोर करें। लास्ट में मुझसे जो मैंने फिजिक्स की वीडियो बनाई थी, तो फिजिक्स में मैंने बताया थी कि अपन 180 में से कैसे 180 क्वेश्चन, मतलब 180 में से 180 नंबर कैसे लाए, या 45 में 45 क्वेश्चन कैसे सही करें। उसके नीचे मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी देखे हैं जिनमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपके आए क्या 180 में से 180 फिजिक्स में, जो आप हमको ज्ञान दे रहे हो कि 180 में 180 नंबर इस तरह लाते हैं कि 45 में 45 क्वेश्चन इस तरह सही करते हैं। तो मैं बात उन्हीं से एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आप जिन भी टीचर से पढ़ रहे हो, चाहे आप एक्स टीचर से पढ़ रहे हो, चाहे बाय चाहे जेड, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, कि सब ने जो भी आपको नीट की तैयारी करा रहे हैं, सबने नीट क्वालिफाई कर रखा है। तो सभी ने एमबीबीएस भी कर रखा है। नीट में भी आपको तो एमबीबीएस करना आगे चल के, क्या सभी ने एमबीबीएस कर रखा है? तो ये नहीं देखा जाता है, समझ रहे? मैं उस बात से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ कि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि आपके क्या 180 में से 180 आए हैं, या जो आप हमको ज्ञान दे रहे हो। तो बात ये नहीं होती है। बात उस टाइम पे आपका किस तरह दिमाग काम करता है, जो पेपर के एग्जाम हॉल में 3 घंटा 15 मिनट जो रहता है उस टाइम पे आपका कैसा दिमाग काम करता है, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि जो आपको फिर टीचर पढ़ा रहे हैं, क्या उनसे भी आप यही सवाल पूछोगे कि आपके AIR1 या फिर रैंक आई है तो भी आप हमारी रैंक दिला सकते हो? तो ऐसा नहीं होता है। हर पढ़ाने का सिस्टम अलग होता है और पढ़ने का सिस्टम अलग होता है, समझ रहे हो? तो ऐसा अब मेरे ख्याल से मैं उस बात से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड रहा। फिर मेरा मन भी नहीं था कि मैं ये भी लाऊं कि 360 में 360 के। इसके बाद भी बहुत सारे लोग पूछेंगे आपके आए थे कि 360 में 360 जो आप हमसे बोल रहे हो। तो अब मैं बता देता हूँ आपका मेरा स्कोर। तो मेरे जो बायो में है, जो नीट का पेपर हुआ था, जो नीट 2026 का पेपर हुआ था, उसमें मेरे बायो में 360 में से 360 ही आए थे। जो बायो का नीट का पेपर हुआ था 2026 का, उसमें मेरे बायो में 360 में ही 360 आए थे। आप बहुत सारे बोल चुके रीनीट का तो बताओ, उसका तो बताइए ना। तो रीनीट में मैं ही बता देता हूँ। जो मेरा रीनीट का पेपर हुआ था, जो रीनीट 2026 का पेपर हुआ था, उसमें मेरे मार्क्स आए थे 341। आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे आपके तो 360 में 300 आए ही नहीं, आपके तो 341 ही रह गए। तो फिर आप हमसे कैसे बोल रहे हो 360 में 360 का? तो मैं वही बोलूंगा, जो भी आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं, क्या वो सभी एक, मतलब सभी की रैंक आई है? क्या सभी ऑल इंडिया टॉप 100 में रैंक लाए हैं? जो आपको पढ़ा रहे हैं उनकी भी क्या टॉप 100 में रैंक आई है? क्या उन्हीं ने भी नीट क्वालिफाई किया है? क्या वो क्या उनने भी एमबीबीएस किया है, या उनकी भी AIR1 आई है? जो ऐसा नहीं होता है कि अपन टीचर में ब्लेम करें। अपन वो टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी रैंक भले ना आई हो, भले ही वो उन्होंने नीट क्वालिफाई नहीं किया हो, लेकिन वो आपको वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाने में बहुत माहिर होते हैं। उसी प्रकार भले मेरे फिजिक्स में 180 में से 180 नहीं आए, रोल नहीं आए, मैं मानता हूँ मेरे नहीं आए, लेकिन जो, और ना ही मेरे बायो में मान लो इस बार रीनीट में 300 में 300 नहीं आया, लेकिन जो मैं अपना प्रोफेशन, जो अपना काम कर रहा हूँ गाइडेंस का, उसमें मैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैं ठीक हूँ, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ, समझ रहे हो? तो बात ये नहीं होती है किसी को जज करने की नहीं होती है। मैं तो ये बोलना चाहूंगा, जिस व्यक्ति ने भी जो कमेंट किया था कि आपके 180 में से 180 नहीं आए, वो कृपया करके वो लाने की कोशिश करें ना, और अगली बार जहां पे मैं आया हूँ वो काम करे। बहुत मुश्किल होता है भाई साहब इधर का ये काम करना। बहुत सारे, ये बताओ कितने, मतलब इस बार नीट के जो भी हिंदी मीडियम में, मान लो मैं जिस प्लेटफॉर्म पे था, मतलब PW की बात करूँ,
तो उसमें उसमें भी कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ? कम से कम 100-200 लोगों का हिंदी मीडियम से प्रॉपर, और पीडब्ल्यू से ऑनलाइन से प्रॉपर सिलेक्शन हुआ होगा कम से कम 100-200 लोगों का। क्या सभी लोग आपको गाइड कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं ना। वो ही बात होती है, सबका मतलब नहीं होता है, सबका मतलब किसी का मन नहीं होता है, क्योंकि अगली लाइफ हमारी जो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की आने वाली है, हमारी भी बहुत सारी इंजॉय की लाइफ होने वाली है। लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ ये काम? क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिस जिस जगह से मैं निकला हूँ, उस जगह पे अभी बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं कि नीट की तैयारी कैसे करते हैं, क्या सिलेबस आता है नीट में, क्या कैसे क्या तैयारी करनी पड़ती है, कैसे रैंक लानी है, कैसे सिलेक्शन पाना है, किसी को नहीं पता। बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं, गांव ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं। इतनी की तैयारी हुई, इतने अफोर्डेबल प्राइस में पीडब्ल्यू करा रहा है, 5,000, 6,000, 4,000, 2,000 तक की प्राइस हो जाती है कभी कभी ऑफर के टाइम पे। तो इतने कम प्राइस में डॉक्टर बनने का सपना भी पूरा हो रहा है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो वही तो वही बताने के लिए आज मैं इधर खड़ा हूँ, समझ लो। कोई नहीं बताता यार, सब अपनी एंजॉय करते हैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में, लेकिन मैं आपको कहीं ना कहीं गाइड कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपको नीट के बारे में बता रहा हूँ। तो ये एक बात बताओ, 11th क्लास में हो, तो 11th क्लास में हो आप, और आप क्या 10th क्लास में वापस जाना चाहोगे? नहीं जाना चाहोगे ना, कि आप इतना टफ 10th क्लास का बोर्ड निकाल के आए हो, तो आप दोबारा उसमें जाना चाहोगे? नहीं जाना चाहोगे। लेकिन मैं जो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर करने वाला हूँ, मैं वही नीट के द्वारा आपको बता रहा हूँ। बहुत मुश्किल होता है यार बताना कि मैंने कैसे क्या किया, मुझे खुद बहुत बार सोचना पड़ता है कि मैं ये बता रहा हूँ कि सही है कि नहीं है, कि मैंने जिस तरह से मैंने गलतियां करी वो आगे वाले लोग ना करें। बहुत सारा सोच विचार की वीडियो बनाई जाती है। तो बस इतना ही बोलूंगा कि दूसरों से जज करने से पहले अपने आप में देखो क्या क्या कमी है। लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि 2-4 लोग ही ऐसे होते हैं जो टीचर्स को जज करते हैं, जो मैं गाइडेंस का काम कर रहा हूँ तो मुझे जज कर रहे हैं। हाँ, मुझे पता है मेजोरिटी लोग होते हैं जो मेरी बातों पे ध्यान देते हैं और वो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, वो रैंक तक का सफर जरूर तय करेंगे। लेकिन जैसे ही जानते हैं ना कुछ, अब बात भी होते ही है। ठीक है, तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूरा अपना काम, गाइडेंस का काम है, वो दिल और जान पूरी लगा के करूंगा। और मैं जानता हूँ कि 90% लोग मेरे ही तरफ है, और 10% लोग हैं जो होते ही है विरोधी। तो ठीक है, जो भी है। लेकिन थैंक यू गाइस, फिर भी जो भी सभी लोगों से ही बोलना चाहूंगा, चाहे वो 90% की कैटेगरी में आते हो, चाहे 10% विरोध वाली कैटेगरी में हो, फिर भी मैं बोलूंगा आपने मुझे जितना प्यार सम्मान 143 दिया है, उसके लिए मैं फिर भी यही अडिग रहूंगा। भले ही कितने ही लोगों का हिंदी मीडियम से सिलेक्शन हुआ हो, वो चाहे आपको फ्री में गाइडेंस का काम नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं यही बना रहूंगा बिल्कुल, क्योंकि मैं जानता हूँ जहां से मैं आया हूँ वहां पर गाइडेंस की बहुत जरूरत है। तो इंग्लिश मीडियम में तो एक से एक गाइडेंस वाले हैं यार, कितने ही मेंटरशिप स्टार्ट कर रखी है, किसी ने 2,000 3,000 कितने कितने रुपए कमा रहे हैं वो लोग। लेकिन मैं आपको फ्री में हर एक चीज प्रोवाइड करता रहूंगा जब तक मैं यहाँ हूँ। ठीक ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर योर 143। बस आपके इस प्यार के बदले में यही कर सकता हूँ कि आपको प्रॉपर बिल्कुल सही मार्गदर्शन दे सकता हूँ। वो मैं शायद कर रहा हूँ अपना काम। ठीक है गाइस, थैंक यू, लव यू गाइस 143, थैंक यू।